हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा द असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर की कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल के साथ जिसका टाइटल है सिग्निफिकेंट डे। अब इस एडिटोरियल का टाइटल सिग्निफिकेंट डे है और ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ और इलिसिट ट्रैफिकिंग पर बेस्ड है। तो दोस्तों, ड्रग्स की प्रॉब्लम सिर्फ किसी एक इंसान या एक फैमिली की प्रॉब्लम नहीं है। ये आज अगर आप देखो तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सोशल, हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज बन चुका है। तो चलिए इस एडिटोरियल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एडिटोरियल क्या कहता है। 26 जून जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के नाम से मनाया जाता है, इस साल बिना किसी खास मीडिया कवरेज और पब्लिक अटेंशन के निकल गया। तो इस एडिटोरियल में बताया गया कि ये बात काफ़ी सरप्राइजिंग लगती है। इतना इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे होने के बाद भी लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब सवाल आता है कि ये दिन शुरू क्यों किया गया। एक्चुअली बात है कि 7 दिसंबर 1987 को यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया और डिसाइड किया हर साल 26 जून को ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ अवेयरनेस फैलाई जाएगी। लेकिन इस दिन के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी छुपी हुई है। अब होता क्या है कि 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना के साथ टी, सिल्क और दूसरी चीज़ों का बिजनेस करती थी। लेकिन ब्रिटेन के पास पेमेंट करने के लिए एनफ सिल्वर नहीं थी। उस जमाने में सिल्वर के साथ ज़्यादा ट्रेड होती थी। इसीलिए उन्होंने चाइना में ओपियम, जिसको हम लोग अफीम भी बोलते हैं, तो वो बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लाखों चाइनीज लोग ड्रग एडिक्ट बन गए। इसी वजह से होता क्या है कि ब्रिटेन और चाइना के बीच ओपियम वॉर्स उसी की वजह से हुए। अब हम बात करेंगे, इस कहानी में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम सामने आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पर। उनका नाम है लिन ज़ूशू। अब चाइना के वो एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर थे। 1839 में उन्होंने इलीगल ओपियम ट्रेड के खिलाफ बड़ा कैंपेन चलाया। ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने इलीगल ओपियम को डिस्ट्रॉय भी करवाया। इसी हिस्टोरिकल कैंपेन की याद में हर साल 26 जून को ये इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। अब इस दिन का पर्पस है कि लोगों को बताना ड्रग सिर्फ बॉडी को नहीं, माइंड को भी और सोसाइटी को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। ड्रग एडिक्शन की वजह से हम जानते हैं कि फैमिलीज टूट जाती है, कैरियर्स खत्म हो जाते हैं, डिप्रेशन और मेंटल इलनेस बढ़ते हैं। और इस दिन दुनिया के सभी देशों से अपील की जाती है कि ड्रग फ्री वर्ल्ड बनाया जाए। साथ ही एडिक्शन से सफ़र करने वाले लोगों को ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन भी मिले। अब इंडिया की बात अगर हम करें तो पंजाब, नॉर्थ ईस्ट इंडिया इलीगल ड्रग्स की प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रीजन्स हैं। इसी वजह से नशा मुक्त भारत अभियान भी चलाया जाता है। अब इस एडिटोरियल के हिसाब से लगभग 300 मिलियन लोग, मतलब 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ लोग साइको एक्टिव ड्रग्स यूज करते हैं। करोड़ों लोग सीवियर एडिक्शन से सफर करते हैं। हर साल लाखों लोग ड्रग अब्यूज की वजह से जान भी गंवा देते हैं। HIV और हेपेटाइटिस सी जैसे डिजीजेस भी इंजेक्शन शेयरिंग से फैलते हैं। अब इसके कुछ डेंजरस ड्रग्स का भी यहाँ पे जिक्र हुआ है, जैसे कि कोकीन, जो कि बहुत पावरफुल एडिक्शन है। इससे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्रिस्टल ड्रग्स है कुछ। उसके बाद मेथाम्फेटामाइन जो है। उसके बाद ब्रेन, उसके हो क्या सकता है एक्चुअली, हमारा ब्रेन और हार्ट डैमेज का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा भी आप देखते हो कि पार्टी ड्रग्स यूज होते हैं, मेफिड्रोन जैसे ड्रग्स। इससे क्या होता है कि एंग्जाइटी बढ़ता है, कंफ्यूजन बढ़ता है, हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। लेकिन आज के समय में आप देख रहे हो कि सिंथेटिक ड्रग्स का भी काफ़ी हद तक राइज हुआ है। पहले ट्रैफिकर्स जो होते थे वो प्लांट बेस्ड जो ड्रग्स, जो पौधों से आता था, वही सब बेचते थे। लेकिन आप सिंथेटिक ड्रग्स की तरफ वो शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे कि फेंटानाइल, निटाजेन, इस तरह के ड्रग्स। ये ड्रग्स सस्ती होती है लेकिन बहुत पावरफुल होती है और पहले से भी ज़्यादा ये डेंजरस हो चुकी है, जो कि एक काफ़ी अलार्मिंग बात है हमारे लिए। अब इलीगल ड्रग ट्रेड से ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ता है, करप्शन बढ़ता है और सोसाइटी में वायलेंस भी बढ़ती है। और जो गरीब और वल्नरेबल यूथ होते हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे एडिटोरियल के हिसाब से अगर हम जाए तो 2014 में इंडिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने लगभग 25,330 करोड़ के इलीगल ड्रग्स सीज उन्होंने किया। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा ये नंबर है। ये इलीगल ड्रग बिजनेस की सीरियसनेस को दिखाता है। अब ये जो आर्टिकल है, ये जो एडिटोरियल है, इसमें एक बहुत क्लियर मैसेज दिया गया है कि सिर्फ पुलिस एक्शन काफ़ी नहीं होता है। कोई भी इतने बड़े एक इशू को अगर आपको सॉल्व करना है तो सिर्फ पुलिस एक्शन से काम नहीं बनेगी। ड्रग प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है अवेयरनेस की, एजुकेशन की, रिहेबिलिटेशन की, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है स्ट्रॉन्ग लॉज की। मतलब कानून बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए इसके ऊपर। साथ ही साथ इसमें इंटरनेशनल कॉपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तभी हम एक हेल्दी और ड्रग फ्री सोसाइटी बना सकते हैं। अब हम मूव करते हैं एक नया न्यूज़ आर्टिकल की तरफ, एक एडिटोरियल की तरफ, नियोनाटल मॉर्टेलिटी इन असम। अब इसमें इस एडिटोरियल का टॉपिक नियोनाटल मॉर्टेलिटी है, यानी कि न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं ना, नए नए बच्चे का जो जन्म होता है, उसकी डेथ रेट के बारे में वो बताते हैं। ये सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं है, बल्कि असम के सोशल डेवलपमेंट, वीमेंस एम्पावरमेंट और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब एडिटोरियल में दिखाया गया है कि असम के हेल्थ सेक्टर में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, जो कि सराहनीय बात है। हॉस्पिटल्स इंप्रूव हुए हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज बेटर हुई हैं पहले से, और हेल्थ जो इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हेल्थ सेक्टर्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहे हैं।
लेकिन नियोनेटल मोर्टेलिटी अभी भी सीरियस कंसर्न बनी हुई है। मतलब बच्चे जन्म के बाद अभी भी बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, सब स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, नर्सेस की, या हेल्थ जो केयर वर्कर्स होते हैं उनकी भी अगर हम बात करें, तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा इसको लेकर। अब इसी रिगार्डिंग अगर हम देखें तो चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने, उनका कहना है कि अगले 2 से 3 सालों में असम का नियोनेटल मोर्टेलिटी जो है वो नेशनल एवरेज से नीचे होना चाहिए। तो वो काफ़ी एम्बिशियस है इस बारे में, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। अब बात करते हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेशियो होता है, जिसको एमएमआर भी हम बोलते हैं, तो यहाँ पे साफ मेंशन्ड है कि 2006 की अगर हम बात करें तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो 419 था 2016 में, और अभी का जो अगर लेटेस्ट आप रिपोर्ट देखो तो वो 84 तक आ चुका है, काफ़ी नीचे आ चुका है। और जो नेशनल एवरेज है, मतलब पूरा कंट्री का अगर हम एवरेज पकड़े मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की बात अगर करें तो वो 88 है, या ये असम की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम मान सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे सक्सेसफुल स्टेट्स हैं जो हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रोवाइड करती है, जैसे कि आप मान लो केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन्होंने भी एमएमआर को लगभग 30 तक रिड्यूस कर दिया है, जो एक बहुत बड़ी बात है। अब रूरल असम में अब हम बात करेंगे कि आईएमआर की, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 32 है। ये अर्बन एरिया से डबल से भी ज़्यादा है। तो इसका मेन कारण क्या है? ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं, इन्फेंट मर जाते हैं। इसका मेन कारण क्या होता है कि मेल न्यूट्रिशन, जो प्रॉपर नरिशमेंट ना मिल पाना, साथ ही साथ हेल्थ केयर एक्सेस की भी कमी है, हॉस्पिटल के क्वालिटी के ऊपर भी सवाल आता है, साथ ही साथ मैटरनल केयर भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, हाइजीन की बात आती है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो अब इस एडिटोरियल का कहना है कि असम में महिलाओं की जो पोजीशन है अभी भी वो वीक है। इसके कई सारे इंडिकेटर्स मतलब आपको दिख जाएंगे जो इंडिकेट करते हैं, जैसे कि मान लो एडवर्स सेक्स रेशियो हो गया, मतलब मेल फीमेल में काफ़ी गैप है अभी भी। उसके बाद फीमेल इलिटरेसी की बात यहाँ पे उठ के आई, महिला शिक्षा की बात करते हैं तो काफ़ी महिलाएं अभी भी शिक्षित नहीं है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद हाई फर्टिलिटी है, मतलब जनसंख्या जो होता है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हाई मैटरनल मोर्टेलिटी भी है, साथ ही साथ हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी है, जिसके बारे में हमने बात किया। तो इस एडिटोरियल में सिर्फ बोला गया है कि सिर्फ फ्री स्कीम से परमानेंट चेंज नहीं आएगा, फोकस होना चाहिए जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, जैसे मेल फीमेल, पुरुष महिला में इक्वालिटी रहना चाहिए, एजुकेशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, हेल्थ केयर बेटर होना चाहिए, साथ ही साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या हर फील्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटी या चांसेस मिलना चाहिए। तो इस एडिटोरियल का जो मेन मैसेज है वो है कि हेल्थ सेक्टर इंप्रूव जरूर हुआ है, लेकिन नियोनेटल मोर्टेलिटी, मेल न्यूट्रिशन और जेंडर इनइक्वालिटी जैसे इश्यूज को मिलकर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी हम मूव करते हैं और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस, एक कलेक्टिव फेलियर, ठीक है, जिसको डॉक्टर देवाशीष बोस ने लिखा है। अब इस आर्टिकल को हम एनालाइज करेंगे। ये सिर्फ एक आर्टिकल नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग साइन है। अब यहाँ पे यूएन की अगर आप माने तो दुनिया में सिर्फ टेम्परेरी वाटर शॉर्टेज नहीं है, बल्कि परमानेंट वाटर डेफिसिट की तरह ये दुनिया बढ़ रही है। यहाँ पे सुपर एल नीनियो की बात कही गई है। अगर एक्सपर्ट के हिसाब से हम जाए तो इंडिया और एशिया सुपर एल नीनियो के लिए प्रिपेयर हो रहा है। इससे हो क्या रहा है कि हीट वेव्स बढ़ रहा है, मानसून जो होता है, जो बारिश आता है वो कमजोर पड़ रहा है, एग्रीकल्चरल लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। उसके बाद वाटर क्राइसिस एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आगे चलकर और ज़्यादा बढ़ सकती है। अब सवाल बनता है कि कई सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये एल नीनियो है क्या? एक्चुअली एक स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश टर्म है। अब एल नीनियो तब होता है जब पैसिफिक ओशन यानी कि जो प्रशांत महासागर है उसका सरफेस वाटर, जो ऊपर का जो पानी होता है वो यूजुअली हम जानते हैं वो गर्म हो जाता है उस समय में। एल नीनियो के समय पैसिफिक ओशन का सरफेस वाटर यूजुअली गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है। अब इसी वार्मिंग की वजह से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बदलती है। इंडियन मानसून तभी क्या होता है कि काफ़ी हद तक वीक पड़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम हो जाती है। अब उसका ठीक ऑपोजिट एक फेज होता है एल नीनियो का, जिसको हम लोग बोलते हैं ला नीना। अब ला नीना में क्या होता है कि ओशन ठंडा हो जाता है उसमें, जैसे कि एल नीनियो के समय हमने देखा कि पैसिफिक ओशन का सरफेस वाटर गर्म हो जाता है, लेकिन ला नीना के समय क्या होता है कि ओशन कूलर हो जाता है। तो इंडिया में रेनफॉल ज़्यादा होती है उस समय में, और मानसून काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है उस समय। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे गौर करें तो 2024 हिस्ट्री का सबसे गर्म साल था। उस समय ग्लोबल टेम्परेचर पहली बार 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। अब यहाँ पे एक रिसर्च का डेटा प्रोवाइड किया गया है कि 1982-83 में एल नीनियो जब आया था, इंडिया में स्ट्राइक किया था, तो 4.1 यूएस ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। और वही 97-98 की बात करें तो यूएस डॉलर में 5.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ था। और यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का भी एक जिक्र होता है इस आर्टिकल में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि 2015 में कंट्रीज ने प्रॉमिस किया था कि कार्बन एमिशंस रिड्यूस करेंगे, मतलब हम लोग कार्बन का इस्तेमाल जो है वो उसको कम करेंगे। लेकिन यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन काफ़ी वीक रहा। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर डिसएग्रीमेंट अभी भी बना हुआ है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के भी अगर आप इशू को देखते हैं, उन्होंने तो साफ मना कर दिया उसके लिए पैसा देने से। बात थी कि गरीब देशों को कुछ पैसा देकर मदद किया जाएगा ताकि वो लोग कम से कम कार्बन एमिशन करें और उनकी ज़रूरतें भी पूरा हो, लेकिन कुछ इसमें बात नहीं बनी। तो आगे चलकर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट आ जाता है। लेकिन क्लाइमेट क्राइसिस किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, हमें समझना पड़ेगा। और ये एक्चुअली पूरा इंसानियत की कलेक्टिव फेलियर है, जिसको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। तो अब हम मूव करते हैं और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल के बारे में, जिसको मोनालिसा जी ने लिखा है, और वो ऑथर हैं, वो खुद भी एक एडिटर थी नागालैंड पेज की। तो उन्होंने अपना व्यू यहाँ पे रखा है, हु आर वी बिकमिंग, ठीक है ना, हम लोग क्या बनते जा रहे हैं। तो ये एडिटोरियल हमें अपनी ह्यूमैनिटी पर सोचने के लिए मजबूर करता है।
ऑथर कहती है कि रोज डिप्रेसिंग जो न्यूज़ होता है वो देखते देखते हम क्या हो रहे हैं कि इमोशनली नम हो चुके हैं। अब जो दुख होता है या ट्रेजेडी होता है हमें पहले जैसा इफेक्ट नहीं करती, हमें खास कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे टेफ्लॉन पर कुछ चिपकता नहीं, वैसे ही ट्रेजेडीज भी या जो दुख की न्यूज़ होती है वो भी हमारे इमोशंस को खास कुछ टच नहीं करती। अब इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, क्या रीजंस इस चेंज के पीछे हो सकता है, क्या कारण है कि हमारे मानसिकता में ये बदलाव आया। तो ऑथर की माने तो इसका कारण पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, कुछ सोशल सिस्टम्स में बदलाव है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी का अराइवल भी है, हम लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया तो इस्तेमाल करते हैं, सब मिलाकर सोसाइटी को ये सब क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो फैक्ट्स और लॉजिक की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मीथ्स पर बिलीव कर रहे हैं, हेट्रेड को प्रमोट किया जा रहा है। तो ऑथर पूछती है कि डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन हुज डेवलपमेंट, किसका हो रहा है, क्या डेवलपमेंट सबके लिए है या सिर्फ कुछ पावरफुल लोगों के लिए है। तो इस आर्टिकल में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की गई है, जैसे कि मान लो फ्लड्स, बिल्डिंग कोलैप्स हो रहे हैं या फायर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, या फिर कभी कभी हम लोग अक्सर देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, जैसे कि हाल ही में नीट का पेपर की बात अगर हम करें तो, या फिर जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, मतलब महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, कई मामले में सरकार की फेलियर भी नजर आती है। तो ऑथर कहती है कि डिस्कशन होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, पॉवर्टी, एनवायरमेंट, लेकिन फोकस आज के समय में अक्सर हमको कम्युनल और आइडेंटिटी इशू पर ज़्यादा देखने को मिलता है, ये ऑथर का कहना है। तो इस आर्टिकल का एक क्लियर मैसेज है कि एक डेवलप नेशन वही होता है जहां सबके लिए एम्पैथी हो, मतलब आप अपना दूसरे का पेन आप फील कर पाओ, या कंपेशन हो, आपके मन में दया हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, आप हर तरीके से सोच सको, अकाउंटेबिलिटी तय हो, मतलब हम हर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो, और सबसे बड़ी बात है कि ह्यूमैनिटी हो, या मतलब इंसानियत हो, तब जाके कोई भी नेशन ट्रू सेंस में डेवलप हो सकता है। अगर हम ये सब को खो देंगे तो डेवलपमेंट अधूरा रह जाएगा। तो आज के लिए यहाँ तक ही हमने डिस्कस किया। कल की सीरीज में हम कुछ नया न्यूज़ आर्टिकल्स लेकर आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने थॉट्स आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब के लिए आप अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।